दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आप सबका अपना प्रिय यूट्यूब चैनल संस्कार कोचिंग में स्वागत है। दोस्तों आज जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मानव पोषण का प्रोटीन चैप्टर। तो उसके पहले एक बात बताता हूं, सुन लो। अगर इशारों में होती मोहब्बत, यानी इसको बोल सकते हैं मोहब्बत अगर इशारों में होती तो इन अल्फाजों को खूबसूरती कौन देता। मोहब्बत अगर इशारों में होती तो इन अल्फाजों को खूबसूरती कौन देता। सिर्फ पत्थर बनकर रह जाता ताजमहल अगर मोहब्बत अपनी पहचान उसे ना देता। तो दोस्तों कुछ तो है मोहब्बत में, वरना एक लाश के लिए ताजमहल क्यों बनाया जाता है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपना चैप्टर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोटीन। तो बेसिकली यानी बेसिक तौर पर पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग पढ़ रहे थे जो विटामिन, पिछली वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर में, मैंने वो सब वीडियो अपलोड कर दिया है और उम्मीद है कि आप लोग पढ़ लिए हो। अगर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना जब आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो मानव पोषण के चैप्टर से पढ़ रहे हैं। कौन सा चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं? मानव पोषण। इन इंग्लिश हम बोल सकते हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन। ये मानव पोषण क्या है, वीडियो में हम लोग पढ़े थे, लेकिन थोड़ा रिकॉल करके देख लेते हैं। मानव पोषण वैसी प्रक्रिया है, मानव पोषण वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दैनिक कार्यों के संचालन हेतु जीव जो है ऊर्जा प्राप्ति के लिए पोषक पदार्थ ग्रहण करता है। यानी जब मानव पोषण में जो है, पोषण की प्रक्रिया में क्या प्राप्त होती है, हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होती है। पोषण कहने का मतलब कुछ खाना पीना, तो उससे हम लोग को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो जो हम लोग खाना के तौर पे खाते हैं, यानी जो पोषण करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? पोषक पदार्थ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पोषक पदार्थ, यानी न्यूट्रिशंस जिसको इंग्लिश में बोला जाए। क्या बोलेंगे इसको? पोषक पदार्थ बोलेंगे। ओके, अब मैंने पढ़ाया था यहाँ पे कि पोषक पदार्थ जो हम लोग वॉट एवर द न्यूट्रिएंट्स वी गेट फ्रॉम वाटर सोर्सेज, यानी बाहरी स्रोतों के रूप में हम लोग जो भी पोषक पदार्थ खाते हैं वो दो प्रकार में बटे होते हैं। वो बटा होता था ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। हिंदी में अगर बात किया जाए तो कार्बनिक यौगिक, यानी यौगिक के रूप में कार्बनिक यौगिक, और दूसरा अकार्बनिक यौगिक। दूसरा क्या? अकार्बनिक यौगिक। अब बात करते हैं कि कार्बनिक यौगिक में कौन कौन सा पोषक पदार्थ हम लोग ग्रहण करते हैं। तो पहला जो है हम लोग सबको पता है वाइटामिन। दूसरा हम लोग जो ग्रहण करते हैं प्रोटीन। तीसरा जो ग्रहण करते हैं वो लिपिड, जिसको हम लोग फैट भी बोलते हैं, यानी हिंदी में वसा। चौथा जो है हम लोग ना कार्बोहाइड्रेट। क्या? कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम लोग ना शर्करा भी बोलते हैं। ये चार जो हम लोग पाते हैं ना कार्बनिक यौगिक के रूप में, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में, वी गेट दिस ऑल। दूसरा जो हम लोग अगर बात करें क्या कार्बनिक के रूप में, तो जल। फिर एक जल है, दूसरा क्या है? मिनरल्स एंड सॉल्ट, जिसको कि बोला जाए खनिज एवं लवण। खनिज एवं लवण। अभी बेसिक्स में यहां हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में पोषण के तहत विटामिन का पार्ट पूरी तरह से क्लियर कर लिया है। यानी ये जो फर्स्ट चैप्टर है पोषण के तहत में विटामिन से हम लोग को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती थी, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कर लिया है ये। तो अगर बात किया जाए फर्स्ट, सबसे पहली बात ऊर्जा एफिशिएंसी के तौर पर, यानी ऊर्जा प्रोवाइडर के तौर पर, तो क्या विटामिन ऊर्जा देती थी हम लोग को? विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती थी। ओके, विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती थी, लेकिन प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त होता था हम लोग को, होता है लिपिड से भी और कार्बोहाइड्रेट से भी। जल से भी हम लोग को ऊर्जा मिलता है, मिनरल्स एंड साल्ट से भी ऊर्जा मिलता है। ओके, अब यहाँ जब विटामिन का चैप्टर 8 पार्ट में हम लोग पिछले भी पढ़े हैं, तो दूसरा जो चैप्टर पढ़ना है हम लोग को क्या पढ़ना है? प्रोटीन पढ़ना है। तो आज हम लोग कौन सा चैप्टर शुरू करने वाले हैं? प्रोटीन शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं प्रोटीन, और प्रोटीन से क्वेश्चंस निकालना भी शुरू कर देते हैं हम लोग यहीं से। बात करें अगर प्रोटीन की दोस्तों, तो देखते हैं सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन है क्या, किस प्रकार का यौगिक है, क्या कार्य है शरीर में हमारा इसका, क्या जरूरी है या नहीं है। तो पहले अगर बात करेंगे हम लोग प्रोटीन क्या है,
तो सबसे पहले प्रोटीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? कार्बनिक यौगिक है। तो प्रोटीन क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। ओके, प्रोटीन क्या है? कार्बनिक यौगिक है। दूसरी बात, अगर आपसे यह पूछा जाए कि क्या प्रोटीन से हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होती है, तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि पोषक पदार्थों में कार्बनिक और अकार्बनिक में विटामिन एक ऐसा कार्बनिक यौगिक था जो हम लोग को ऊर्जा नहीं देता है, लेकिन बायोलॉजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और हमें बीमारियों से बचाता है। लेकिन प्रोटीन तो ऊर्जा देती है, क्योंकि मैंने यहाँ सही में टिक लगाया है। यानी अगर बात करें ऊर्जा की तो ऊर्जा देता है। चलिए, तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि क्या प्रोटीन हमें ऊर्जा देता है, तो हाँ, प्रोटीन ऊर्जा देता है। प्रोटीन एक किस प्रकार का यौगिक है? तो कार्बनिक यौगिक है। ओके, चलिए अब मिटाया जाए इसे, फिर आगे देखते हैं। यहां हम लोग देख रहे हैं क्या, ये जो प्रोटीन है कार्बनिक यौगिक है। ओके, प्रोटीन कार्बनिक यौगिक है। ये मार्कर, चलिए, ऊर्जा देता है तो ऊर्जा देता है। चलिए, अब यह पूछा जाता है कि प्रोटीन से हमें अगर ऊर्जा मिलती है तो कितनी ऊर्जा मिलती है। तो याद रखेंगे कि 1 ग्राम जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का जो 1 ग्राम होता है, पी अर्थात प्रोटीन, उससे हमें 4.1 से 4.5 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। दोस्तों, कई बुक्स में ये दिया होता है कि 4.1 कैलोरी, कई बुक्स में 4.5 कैलोरी भी दिया जाता है। यानी रेंज में हम लोग अगर लें तो 4.1 से 4.5 कैलोरी 1 ग्राम प्रोटीन से हम लोग को मिलती है। लेकिन अगर एग्जाम्स में आ जाए कि सर एग्जाम्स में अगर आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो अगर एग्जाम्स में आप लोग को 4.1 अगर कैलोरी ऊर्जा हो ऑप्शन में, तो आप 4.1 कैलोरी लगाएंगे। अगर 4.5 और था 4.5 कैलोरी, तो आप 4.5 लगाएंगे। ओके, आप एग्जाम में जो ऑप्शंस होगा उसके अनुसार ऑप्शंस में टिक लगाएंगे। दूसरी बात है, हम लोग ये समझते हैं कि सर आपने कैलोरी शब्द का यूज किया है। कैलोरी क्या है? तो कैलोरी ऊर्जा का मात्रक है, और वो भी खाद्य ऊर्जा का मात्रक है। किस ऊर्जा का? खाद्य ऊर्जा का मात्रक है। यानी खाद्य जो हम लोग खाते हैं ना, उस ऊर्जा और उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका मात्रक होता है खाद्य ऊर्जा। ऐसे तो अगर ऊर्जा की मात्रक, यहाँ से क्वेश्चन अगर निकाल लें हम लोग कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, जिसे हम लोग क्या लिखते हैं ना, जे लिखते हैं। ऊर्जा का मात्रक जूल। लेकिन खाद्य ऊर्जा का मात्रक स्पेशली आपसे पूछे तो क्या हम लोग लिखेंगे? कैलोरी लिखेंगे। ओके, अब यहां से अगर आपको बोले कि जूल को कैलोरी में अगर बदला जाए तो क्या होगा, यानी जूल को अगर कैलोरी में रिवर्स किया जाए, क्योंकि दोनों जो है अगर ऊर्जा का मात्रक है तो कैसे रिवर्स करेंगे। तो याद रखना हम लोग को ना कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। यह भी पूछा गया है कि 1 कैलोरी खाद्य ऊर्जा जो होती है उससे कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.2 जूल ऊर्जा मिलती है। पहले हम लोगों ने देखा कि 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 से 4.5 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, और इस तरह से कैलोरी जो है खाद्य ऊर्जा का मात्रक है। जनरली ऊर्जा का मात्रक पूछ दिया जाए तो क्या होता है? जूल। 1 कैलोरी बराबर कितना जूल? 4.2 जूल। अब ये बात अगर हम लोग आगे पढ़ें कि सर अगर ऊर्जा की जरूरत होती है हम लोग को बॉडी को, तो कितनी ऊर्जा हम लोग को चाहिए एक दिन में? एक दिन में कितनी ऊर्जा चाहिए? एक व्यक्ति को कितना ग्राम, एक ग्राम प्रोटीन से अगर इतना हम लोग को 4.1 से 4.5 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो प्रतिदिन हम लोग को कितना ऊर्जा चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कैलोरी चाहिए, जो कि एग्जाम्स में इन बातों से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो पहले हम लोग अगर बात करते हैं कि यहाँ जो प्राणी होते हैं ना, वो 2 रूपों में होते हैं, एक मादा और एक नर, अर्थात पुरुष और महिला। पुरुष भी कुछ कार्य करते हैं, महिलाएं भी कार्य करते हैं, लेकिन जनरली अगर बात किया जाए तो पुरुष के अपेक्षा महिलाएं ज्यादा कार्य करती हैं।
घर का भी काम करती है, बाहर का भी काम करती है। लेकिन लोग ना आदि काल से ही क्या है ना कि महिलाओं को दोयम दर्जे में रखते हैं, उसको तवज्जो हम लोग नहीं देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, महिलाओं को तवज्जो देना चाहिए, महिला सशक्तिकरण का हम सबको मिलकर के बढ़ावा देना चाहिए। अब ऐसे भी मैं बताता हूँ, महिलाओं का सपोर्ट करता हूँ भी, और ऐसे भी ये चीज मैं बता रहा हूँ कि महिलाएं जो होती है ना वो पुरुषों से ज्यादा काम करती हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि एक कार्यशील पुरुष, यानी जो व्यक्ति डेली कुछ काम कर रहा है, एक कार्यशील पुरुष यानी कि बात करें मेल की, तो एक कार्यशील पुरुष अर्थात मेल को प्रतिदिन 56 ग्राम प्रोटीन चाहिए। हालांकि कुछ किताब में अगर आप देखोगे तो 55 ग्राम भी लिखा होगा, 56 ग्राम भी लिखा होगा, लेकिन आपके पास जो ऑप्शंस होंगे एग्जाम में उसके अनुसार मारेंगे। ठीक, ऐसा नहीं होगा कि 55 ग्राम से 56 ग्राम बोथ ऑप्शंस होगा, ऐसा नहीं होगा। चलिए, तो एक कार्यशील मेल अर्थात पुरुष को 56 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन चाहिए। दूसरी बात अगर करें हम कि एक कार्यशील महिला अर्थात फीमेल को काम ज्यादा करती है लेकिन प्रोटीन कमी लेती है, 46 ग्राम प्रोटीन चाहिए। कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए? 46 ग्राम। यानी एक कार्यशील महिला को 46 ग्राम प्रोटीन चाहिए और एक कार्यशील पुरुष को कितना? 56 ग्राम प्रोटीन डेली उसके आहार स्वरूप चाहिए। अब बात करें कि तो लेकिन कभी कभार महिला जो होती है ना, ये याद रखना कि महिलाएं जो गर्भवती होती हैं या फिर जो बच्चे जन्म दी हो, बच्चों को स्तनपान करा रही हो, उन महिलाओं को 46 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उस स्थिति में कई बुक्स में मैंने भी देखा है कि लगभग 76 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किसको? गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिला को, स्तनपान कराने वाली महिला को, यानी जो महिला गर्भवती हो या फिर बच्चे को जन्म दे चुकी हो और बच्चा छोटा है, दूध पीता है यानी स्तनपान करता है, तो उन महिलाओं को कितना? लगभग 76 ग्राम प्रोटीन चाहिए प्रतिदिन। अब हम लोग बात करें प्रोटीन इतना है, एक पुरुष को यानी एक मेल को प्रतिदिन कितना कैलोरी ऊर्जा चाहिए। क्वेश्चन ये अगर पूछा जाए कि कितना कैलोरी ऊर्जा चाहिए, तो एक मेल को प्रतिदिन 2200 से 2400 कैलोरी ऊर्जा चाहिए। कितना चाहिए? 2200 से 2400 कैलोरी। एक मेल को 2200 से 2400 कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन चाहिए। कई बुक्स में अगर आप देखोगे तो औसतन ऐसे 2000 से 2200 भी दिया होगा या 2100 से 2300 भी दिया हुआ होता है, तो आप एग्जाम्स में ऑप्शंस के अनुसार ही मारेंगे। दूसरी बात है कि एक फीमेल को प्रतिदिन कितना ऊर्जा चाहिए, तो एक फीमेल को 2400 से 2600 कैलोरी ऊर्जा चाहिए प्रतिदिन। तभी तो मैं बात कर रहा था ना कि महिलाएं जो होती है ना पुरुषों से ज्यादा काम करती है। अब कहोगे कि सर प्रोटीन तो कम लेती है, तो क्या बात है कि क्या शरीर की जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्या वो प्रोटीन से ही पूरा होती है? नहीं। अभी हम लोग पढ़ रहे थे पहले कि ऊर्जा जो हम लोग को मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, फैट से मिलती है, मिनरल्स एंड साल्ट से मिल रही है। तो सब चीजों से मिला करके जो ऊर्जा हम लोग को प्राप्त होती है ना, उन सब में से 2200 से 2400 औसतन एक मेल को और 2400 से 2600 एक फीमेल को ऊर्जा चाहिए। आप इसे स्क्रीनशॉट्स कर लें और उसके बाद हम लोग आगे का पॉइंट इसमें प्रोटीन वाले में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए मिटा दें। आपको बिल्कुल ये जो भी पॉइंट्स है मानव पोषण के तहत प्रोटीन का काफी अच्छा तरह से समझ में आ रहा होगा, तो रिक्वेस्ट है लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करते जाना मेरे भाई। चलिए अब आगे हम लोग जो बात करने वाले हैं कि ये प्रोटीन तो है, ये चीज इतना हम लोग पढ़ लिए इसका बेसिक्स में, और बेसिक्स को पढ़े उसके बाद हम लोग को ये चीज ये भी जानना है। तो आगे जो हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में वो ये है कि प्रोटीन की खोज किसने किया। प्रोटीन की खोज किसने की? तो प्रोटीन की अगर हम लोग खोज की बात करें तो खोज किया था जे बर्जीलियस ने। कौन खोज किया था? जे बर्जीलियस ने 1839 ईस्वी में। कब किया? 1839 ईस्वी में। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि खोज किसने की तो जे बर्जीलियस ने कब की? 1839 ईस्वी में। लेकिन उन्होंने इस वक्त प्रोटीन को प्रोटीन नाम नहीं दिया था,
सिर्फ ये बताया कि ये जो हम लोग एलिमेंट प्राप्त कर रहे हैं, जो एक न्यूट्रिशंस है जिसके द्वारा यानी जिससे मानव जो है, जीव जो है वो एनर्जी प्राप्त करता है। तो बात करते हैं आगे फिर नामकरण का इसका नामकरण कौन किया, नाम दिया कौन। तो नाम देने वाले वैज्ञानिक जो थे वो मोल्डर थे। कहीं कहीं इसे इस तरह मोल्डर भी लिखा होता है, तो आप नाम को देख करके कंफ्यूजन में ना पड़े, कंफ्यूजन दूर कर लें, मोल्डर या मोल्डर। इन्होंने इसका नाम रखा था 1840 ईस्वी में। बात वही है कि बेटा बेटी हमारा है, नाम तो धर रहे हमारे बेटा बेटी का, वो बगल वाले पड़ोस वाले चाचा जी, चाची जी, भाभी जी, है ना। ऐसा होता है ना कि बाल बच्चा मेरा है और नाम कोई और रख रहा है, दादा उसका, दादी, नाना, नानी, मौसा, मौसी, या बगल वाले चाचा, चाची, भाभी रखते हैं। बस उसी तरह से जन्म दिया इसको जे बर्जीलियस ने, नाम रखा कौन, 1840 ईस्वी में, बोल्डर या मुल्डर, जो कि एक ही व्यक्ति को दर्शाता है। चलिए, उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो प्रोटीन की संरचना की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, प्रोटीन की संरचना की बात करेंगे। अर्थात प्रोटीन जो होता है वो किन किन तत्वों से मिलकर के पहले बना होता है, यानी बाय एडिंग टोटल वी हैव टू नो इट दैट द कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन, यानी जो प्रोटीन है उसका घटक के जानना है कि उसमें क्या क्या शामिल होता है। तो प्रोटीन के घटक जानने के लिए हम लोग को याद रखना होगा एक शब्द चोन। क्या याद रखना है, चोन। प्रोटीन किसके बने होते हैं, चोन के बने होते हैं। अब चोन जब हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, एच लिखेंगे, ओ लिखेंगे, एन लिखेंगे। अर्थात प्रोटीन में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है। तो अगर आपसे इस तरह से यह पूछा जाए कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावे प्रोटीन में कौन सा तत्व होता है, तो नाइट्रोजन होता है। इसके अलावे कभी कभार, इसके अलावे अगर बात करें, एक्सेप्ट इट समटाइम्स वी विल गेट इट दैट इन प्रोटीन, कभी कभी प्रोटीन में हम लोग पाते हैं कि वो Fe भी होता है, आयोडीन भी होता है, सल्फर भी होता है, फास्फोरस भी होता है। कभी कभार ये भी आप देखोगे ना कि तांबा भी होता है। ये फास्फोरस, लोहा कैसे, जैसे हीमोग्लोबिन प्रोटीन लोहा होता है, फास्फोरस जैसे हम लोग सल्फर की बात करें तो क्रिएटिन। तो ये सब का डिटेल्स आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी इस वीडियो में, इस चैप्टर में। लेकिन यहाँ पे जानना है कि जो संरचना होता है चोन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के अलावे Fe लोहा भी होता है, आयोडीन भी होता है, सल्फर भी होता है, फास्फोरस भी होता है और कॉपर भी होता है। इन जिसको बोला जाए ना लेस क्वांटिटी, बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में ये सब होता है। चलिए, लेकिन यहां से अगर ऐसा भी पूछ दिया जाए या आपसे कहा जाए कि प्रोटीन का अनिवार्य तत्व कौन सा है, प्रोटीन का अनिवार्य तत्व कौन सा है, यानी ये फिक्स है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से तो ये कार्बनिक यौगिक बनता है। कार्बनिक यौगिक कहता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो है ही, ओके। लेकिन फिर भी अनिवार्य तत्व क्या, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों को छोड़ करके हम लोग को बात करना है, एक्सेप्ट दिस थ्री। क्या नाइट्रोजन या फिर लोहा, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस या कॉपर नहीं। तो याद रखना हम लोग को कि प्रोटीन का अगर अनिवार्य तत्व पूछे तो क्या होगा, नाइट्रोजन, अर्थात N2। जो नाइट्रोजन होता है ना प्रोटीन का अनिवार्य तत्व होता है। जिस तरह से हम लोग अगर अम्ल की बात करें कि अम्ल का अनिवार्य तत्व कौन सा है, किसी भी अम्ल में अनिवार्य तत्व कौन सा होता है, तो हम लोग को पता है कौन सा, हाइड्रोजन होता है किसी भी अम्ल का अनिवार्य तत्व। उसी तरह से अगर पूछा जाए कि प्रोटीन का अनिवार्य तत्व क्या होता है, N2, नाइट्रोजन। अब क्यों होता है, कैसे होता है, आगे हम लोग जानेंगे चैप्टर में। अब इसके बाद हम लोग जो बात करने वाले हैं प्रोटीन की, वो घुलनशीलता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, घुलनशीलता की। जब हम लोग प्रोटीन पढ़ ही रहे हैं तब बेसिक्स से हाई लेवल तक ना पढ़ लें कि कौनो क्वेश्चन छूटे ना। घुलनशीलता इन इंग्लिश अगर हम लोग बात करें तो सोलुबिलिटी, क्या ये पानी में घुल जाता है, अगर नहीं घुलता है तो ठीक है, नहीं घुलता है तो किसमें घुलेगा भाई। तो आप याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि पानी में घुलता है प्रोटीन, तो प्रोटीन पानी में ना अंशतः घुलता है। अंशतः के मतलब आप लोग समझ ही हो गए होंगे कि कुछ घुलता है और कुछ नहीं घुलता है, कुछ घुलता है और कुछ नहीं घुलता है, ओके। अब अगर बात करें कि अम्ल में घुलता है कि नहीं घुलता है, तो अम्ल में ये घुलनशील है, अम्ल में घुल जाता है। चलिए, दूसरी बात अगर पूछे कि क्षार में घुलता है, तो क्षार में भी घुलनशील होता है।
क्या होता है, घुलनशील होता है। पानी में अंशतः घुलनशील, कुछ घुल लो कुछ नहीं घुल लो। और अम्ल में जो प्रोटीन है वो पूरे घुले, तो अम्ल में भी क्षार में भी क्या होता है, घुलनशील होता है। अब बात यह है कि जब एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ को घोलते हैं तो 3 प्रावस्था हम लोग को प्राप्त होती है। कितने प्रावस्था, 3 प्रावस्था प्राप्त होती है। वो जो प्रावस्थाएं हैं वो होती हैं निलंबन, जिसको हम लोग इंग्लिश में सस्पेंशन बोलते हैं, कोलाइड, और एक होता है विलयन, और एक क्या होता है, विलयन। जैसे आप चीनी को जल में घोल दिए तो चीनी और जल का विलयन बन जाता है। ये निलंबन, कोलाइड, विलयन, ये 3 प्रावस्थाएं होती है। क्या होती है डिटेल्स में हम लोग समझेंगे आगे। तो यहीं से अगर पूछा जाए कि प्रोटीन जो घुलता है या प्रोटीन का जो घोल होता है वो किस प्रावस्था में होता है, निलंबन की प्रावस्था में होता है, कोलाइड की प्रावस्था में होता है, या विलयन की प्रावस्था में होता है। तो निलंबन में क्या होता है ना, कण साफ साफ नजर आता है, एकदम स्पष्ट नजर आई तो आंखें से देख होता है। जैसे अगर पानी में अगर हम लोग बालू को घोल दें तो पानी में बालू घुलेगा नहीं, बालू के ऊपर नजर आएगा साफ साफ, तो निलंबन के उदाहरण है। अब जैसे अब थोड़ा विलयन की हम लोग बात कर दें तो विलयन की बात करें तो एकदम नहीं नजर आएगा। जैसे अगर हम लोग चीनी को जल में घोल देंगे तो नजर आएगा नहीं, नजर आएगा जब संतृप्त विलयन होगा तब। लेकिन अगर कोलाइड में है ना कि ये दोनों के बीच वाला आकार में रहता है, जैसे लगेगा कि नजर आई रहा है नजर नहीं आ रहा है। जैसे अगर हम लोग बात करें दूध का, तो दूध का है कोलाइड, जैसे का उसको अगर स्थायी छोड़ देते हैं तो कण नीचे बैठ जाता है, नहीं बैठता है, निलंबन में बैठ जाता है। बालू और पानी को अगर आप घुमा रहे हैं छोड़ दीजिए तो बालू का हो जाएगा, बैठ जाएगा, लेकिन निलंबन में बैठ जाता है। कोलाइड में अगर दूध को आप छोड़ दिएगा तो नीचे कण बैठता है, नहीं बैठेगा। गोंद को छोड़ दीजिए तो नीचे कण बैठेगा, नहीं बैठेगा। तो ये सब किसका उदाहरण होता है, कोलाइड का। विलयन में भी नहीं बैठता है। तो उसी तरह से अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्रोटीन को अगर किसी भी अम्ल में या क्षार में घोल दिया जाए तो घुल जाता है पूरा तरह से, तो जो घोल बनेगा वो निलंबन होगा कि कोलाइड होगा कि विलयन होगा, तो आप याद रखिएगा कि कोलाइड होगा। क्या होगा, कोलाइड होगा। यानी प्रोटीन का जो जलीय या अम्लीय या क्षारीय घोल होता है वो क्या होता है, कोलाइडी प्रकृति का होता है। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि प्रोटीन का अम्लीय या क्षारीय विलयन, अम्लीय या क्षारीय घोल किस प्रकृति का होता है, तो किस प्रकृति का होता है, कोलाइडी प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का, कोलाइडी प्रकृति का। चलिए अब मिटा दिया जाए इसे। चलिए अब हम लोग आगे के पॉइंट में अगर हम लोग बात करें प्रोटीन का घुलनशीलता की तो बात कर लिए। अब बात करेंगे हम लोग सोर्सेस का कि प्रोटीन के सोर्सेस क्या है, प्रोटीन हम लोग को क्या खाएंगे तो मिलेगा। तो हम लोग अगर अब बात करें सोर्स का, तो सोर्स में अगर हम लोग देखें तो आप लोग को सबसे पता होगा कि सोयाबीन से हम लोग क्या मिलता है, सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलता है। सोयाबीन के बाद अगर मूंगफली देखें तो मूंगफली से प्रोटीन मिलता है। फिर अगर दाल की बात करें तो दाल में भी क्या होता है, प्रोटीन होता है। उसके बाद पनीर अगर बात करें तो इससे भी प्रोटीन होता है, बहुत सारे से, लेकिन ये प्रमुख है। अब यहां से ये बात करें सोयाबीन का, तो इसमें 40 से 45% सोयाबीन होता है। 40 से 45% प्रोटीन होता है सोयाबीन में। चलिए अब यहां से क्वेश्चंस बनाते हैं, हम लोग जानेंगे कि ये पूछा जाए कि प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है, यानी सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन हम लोग को किससे प्राप्त होता है, तो सोयाबीन। हम लोग याद करेंगे सोयाबीन जो होता है ना सबसे अच्छा स्रोत होता है, सोयाबीन सबसे अच्छा स्रोत होता है। लेकिन अगर बात किया जाए कि सर अगर सोयाबीन ऑप्शंस में ना हो तो दूसरे स्थान पर आपको क्या टिक लगाना है, मूंगफली को लगाना है, जो कि एसपीडी के सेट में ये क्वेश्चंस दिया गया है ये कि प्रोटीन का अच्छा स्रोत कौन है, वहां पे आपका सोयाबीन की चर्चा नहीं है। क्या है, मूंगफली ऑप्शंस में सोयाबीन नहीं है, तो सोयाबीन नहीं हो तो दूसरे स्थान पर किसको रखेंगे, मूंगफली को रखेंगे। दाल से भी हम लोग को क्या मिलता है, प्रोटीन। यहां से कुछ क्वेश्चन हमको याद आ रहा है, वो क्या है ना कि ऐसा पूछा जाता है कि सोयाबीन भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है। सोयाबीन भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तो सोयाबीन आप लोग याद रखिएगा एमपी में सबसे ज्यादा होता है। एमपी अर्थात मध्य प्रदेश, एमपी अर्थात क्या, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को सोयाबीन ज्यादा उत्पादन करने के कारण ही इसे सोया प्रदेश कहा जाता है। समझ में आया, मध्य प्रदेश को ही सोया प्रदेश कहा जाता है।
तो क्वेश्चन ये आया कि सोया प्रदेश के नाम से किस राज्य को जानते हैं, तो मध्य प्रदेश। सोयाबीन सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है, तो मध्य प्रदेश। ओके, सोयाबीन से कितना प्रतिशत प्रोटीन मिलता है, तो 40 से 45%। अगर आपके ऑप्शन में 40 हो, जैसे ऐसे भी क्वेश्चन होता है कि 40 दे दे, 42 दे दे, 44 दे दे, 45, आप क्या लगाओगे, 45। नहीं तो फिर अगर ये सब नहीं है, आपको दे दे 38 दे दे, 39 दे दे, तो आप क्या लगाओगे, 42%। यानी इस रेंज में ही आपको क्या करना है, लगाना है। अब यहां जो है ना, दाल से अगर हम लोग बात करें, दाल से, तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि राष्ट्रीय दाल अनुसंधान केंद्र भारत में कहां है। राष्ट्रीय दाल अनुसंधान केंद्र भारत में कहां है, तो राष्ट्रीय दाल अनुसंधान केंद्र भारत में कानपुर में। कहां है, कानपुर में। चलिए, तो ये सब जो है ना वो प्रोटीन के सोर्सेज हैं। आगे हम लोग बात करेंगे सोर्सेज के बाद कि प्रोटीन का संश्लेषण कहां होता है हमारे शरीर में, प्रोटीन कहां बनता है, इसका पाचन कहां होता है। तो हम लोग अब बात करने वाले हैं संश्लेषण अर्थात सिंथेसिस का। संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण कहां होता है। तो हम लोग को पता है कि हमारा जो शरीर है उसका बेसिक यूनिट सेल है अर्थात कोशिका है। शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है। और कोशिका में कई अंग होते हैं जिसे कोशिकांग कहते हैं, जैसे गोल्गी उपकरण होता है, राइबोसोम होता है, झिल्ली होता है। कोशिका झिल्ली दो प्रकार के, अंतःप्रद्रवयी और क्या होता है, अंतःप्रद्रवयी झिल्ली होती है, सॉरी झिल्ली जो होती है ना, एक अंतःप्रद्रवयी झिल्ली होती है। अंतःप्रद्रवयी क्या होता है ना, दो प्रकार का होता है, एक चिकनी और खुरदरी होती है। तो खुरदरी जो होती है ना, उस पे क्या होते हैं ना, राइबोसोम के कण बैठे होते हैं। क्या होता है, किसका कण होता है उसके सतह पे, खुरदरी जो होता है, खुरदरी अंतःप्रद्रवयी झिल्ली के ऊपर राइबोसोम जो कि प्रोटीन के बने होते हैं। तो राइबोसोम के कण विस्तृत होते हैं। तो वो जो राइबोसोम होता है ना, वही क्या करता है ना, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। किसका संश्लेषण करता है, प्रोटीन का। तो संश्लेषण जो होता है कोशिका झिल्ली के किस भाग पे होता है, कोशिका झिल्ली में अगर हम बात करें अंतःप्रद्रवयी जालिका के, अंतःप्रद्रवयी जालिका के, अंतःप्रद्रवयी जो जालिका है ना, उसका कौन सा भाग, जो एक होता है चिकनी और एक क्या होता है, खुरदरी। तो खुरदरी जो होता है ना, इस पे राइबोसोम के कण होते हैं। क्या होते हैं, राइबोसोम के कण होते हैं। और यही जो होता है ना, वो प्रोटीन का क्या करता है, संश्लेषण करता है, अर्थात यही जो होता है प्रोटीन का निर्माण करता है। यही क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ये सब इसके पार्ट्स हैं, इस पार्ट्स में ये राइबोसोम है। इन सबको नहीं याद करना है हम लोग को, क्या याद करना है, राइबोसोम। यानी प्रोटीन का संश्लेषण की बात करें तो कहां होता है, राइबोसोम में होता है। यह संश्लेषण कहने का मतलब निर्माण। अब जहां मान लिया जाए कि जहां कुर्सी का निर्माण होता है तो क्या कहते हैं उसको, कुर्सी की फैक्ट्री कहते हैं। जहां मोबाइल निर्माण होता है तो मोबाइल निर्माण कंपनी उसको बोलते हैं। तो उसी तरह से अगर प्रोटीन निर्माण हो रहा है राइबोसोम में तो क्या बोलेंगे, किसका फैक्ट्री बोलेंगे, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलेंगे। तो राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, प्रोटीन फैक्ट्री। जो कि एग्जाम से पूछा गया है कि प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, राइबोसोम। क्यों, क्योंकि प्रोटीन का संश्लेषण करता है। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे पाचन कि आखिर प्रोटीन का पाचन कहां होता है। तो प्रोटीन का जो पाचन होता है ना, वो छोटी आंत में होता है। कहां होता है, छोटी आंत में होता है। ओके, बिल्कुल क्लियर। अब इसके बाद जो हम लोग को चर्चा करना होगा ना, इस प्रोटीन की बेसिक यूनिट्स की हम लोग बात करें। पहले आप इसे उतार लें। अब हम लोग जो बातें करेंगे ना अगले पॉइंट्स में प्रोटीन का, वो बेसिक यूनिट की बात करेंगे। अर्थात प्रोटीन जो होता है ना, उसकी सबसे छोटी इकाई, जैसे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका होती है, उसी तरह से प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई। यहाँ आप लोग जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो सल्फर पढ़ रहे थे, वो उसके घटक थे, वो तत्व से मिलकर के बना होता है। लेकिन उन तत्वों में भी ना अगर पूछा जाए सबसे छोटी इकाई यानी बेसिक यूनिट की अब हम लोग बात करेंगे, यानी प्रोटीन की इकाई की बात करनी है हम लोग को। क्या करनी है, प्रोटीन की इकाई। तो प्रोटीन की इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, एमिनो एसिड।
क्या बोलेंगे? एमिनो एसिड अर्थात एमिनो अम्ल। यानी प्रोटीन जो होते हैं ना किसके बने होते हैं? अमीनो अम्ल के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? अमीनो अम्ल के बने होते हैं। अब बात है कि प्रोटीन जब जैसे हम लोग को अगर अमीनो अम्ल की बना होता है तो इसका क्या बोलेंगे? जैसे हम लोग को पता है कि जैसे रबर होता है, रबर किससे प्राप्त होता है? आइसोप्रीन से। तो आइसोप्रीन का बहुलक कहा जाता है रबर को। तो जब एमिनो एसिड से बना होता है प्रोटीन तो इसको एमिनो एसिड का क्या बोलेंगे? बहुलक बोलेंगे। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोटीन जो है किसका बहुलक है, तो प्रोटीन किसका बहुलक होगा? तो प्रोटीन अमीनो एसिड का बहुलक होगा। किसका बहुलक होगा? अमीनो एसिड। अब थोड़ा आप लोग कहोगे कि सर ये जो आप बार बार बोल रहे हैं, लिख रहे हैं अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड क्या है? तो जो अमीनो एसिड अर्थात अमीनो अम्ल जो है ना, उसकी चर्चा हम लोग अलग अलग वीडियो में जब अमीनो अम्ल की वीडियो पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे। यहां बस हम लोग को यही जानना है कि जो प्रोटीन की इकाई है यानी प्रोटीन की बेसिक यूनिट है वो अमीनो एसिड है, अमीनो अम्ल है, अमीनो अम्ल से बना होता है और इसलिए प्रोटीन को अमीनो एसिड का बहुलक कहा जाता है। अब थोड़ा तोड़ करके इसको देख लेते हैं अमीनो एसिड की बात करके। ये अमीनो एसिड में दो शब्द हम लोग को नजर आ रहा है, एक अमीनो आ रहा है और एक क्या नजर आ रहा है? एसिड। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही अगर और सारे वीडियो का माना क्वेश्चन का शुरू में देखोगे विटामिन वाला, तो मैंने बताया है कि बहुत सारे बायोलॉजी में ऐसे टर्म होते हैं जो दो या तीन शब्द से मिलकर के बने होते हैं और शब्दों को अगर आप खंड करो तोड़ो तो जो भी अर्थ होता है ना वो स्पष्ट हो जाता है। तो बस यहाँ देखते हैं, अमीनो का मतलब क्या है ना? एमीन अर्थात एमीन ग्रुप, और ये एसिड का मतलब क्या होता है ना? एसिड होता है। और एसिड कौन सा? एसिड बहुत प्रकार के एसिड होते हैं लेकिन इसमें कौन सा शामिल होता है? तो एमीन ग्रुप किसको बोलते हैं हम लोग? NH2 प्लस को। NH2 यही एमीन ग्रुप है ना। अभी मैं बता रहा था आपको कि कौन सा तत्व होता है जो प्रोटीन का अनिवार्य तत्व होता है? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ करके नाइट्रोजन मिला। एमीन ग्रुप में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। एसिड में मूलतः कौन होता है? कार्बोजिलिक एसिड। चलिए COOH, क्या? COOH होता है। यहां हम लोग ये देख रहे हैं कि एमिनो एसिड को हम लोग तोड़े तो दो चीज हम लोग को मिल रहा है, क्या? NH2 और COOH। यहां से हम लोग को क्या देखना है कि एमिनो एसिड जो है ना एक ऐसा पदार्थ है, कि ऐसा अम्ल है जिसमें एक प्लस यानी धन आयन भी है और एक क्या है? ऋण आयन भी है। तो वैसे आयन जो धन आयन ऋण आयन दोनों का गुण दर्शाते हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एम्फोटेरिक बोलेंगे, द्विधर्मी बोलेंगे। तो अगर पूछा जाए कि एमिनो एसिड जो है वो किस प्रकार का अणु है, एमिनो एसिड किस प्रकार का अणु है, तो वो द्विधर्मी अणु है। क्या है? द्विधर्मी अणु, क्योंकि इसमें प्लस भी है और क्या है? माइनस भी है, धन आयन भी है और ऋण आयन भी है। अब थोड़ा सा इसकी हम लोग संरचना की बात कर लें। किसकी बात करेंगे? थोड़ा संरचना की बात कर लेते हैं हम लोग। चलिए यहां पे देख लिया जाए। संरचना में क्या होता है ना, कार्बन है, कार्बन तो एक हाइड्रोजन है, एक R समूह, एल्किल समूह। जैसे यहाँ पे 3CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है। फिर एक तरफ आपका क्या जुड़ जाएगा? कार्बोजेलिक एसिड जुड़ जाएगा और एक तरफ आप क्या जोड़ दोगे ना? एमीन ग्रुप जोड़ दोगे। यही संरचना किसका हो गया? एमिनो एसिड का हो गया। किसका संरचना हम लोग देख लिया? ये अमीनो एसिड का संरचना देख। अब इसको अगर संगणित अगर इसको हम लोग और तोड़ करके अगर संरचना सूत्र में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? यही लिखेंगे ना, C होगा, R होगा, H होगा, C डबल बॉन्ड O, OH और यहाँ क्या होगा? NH और ये क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। यही है ना, ये इसका इस तरह से हम लोग सूत्र लिख सकते हैं। ये अमीनो एसिड हम लोगों ने तेड़ा NH2 और COOH। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि अमीनो एसिड में कौन कौन से ग्रुप होते हैं, तो कार्बोजेलिक ग्रुप होता है और एमीन ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप? कार्बोजेलिक और एमीन ग्रुप। उसके बाद R समूह यहाँ बदल सकते हैं, जैसे CH3 होता है, C2H5 होता है, C3H7 होता है। और एमिनो अम्ल ना बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग की अगर बात किया जाए तो मूल रूप से हमारे शरीर को ना कितने अमीनो अम्ल चाहिए? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। कितने प्रकार के? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। शरीर की अगर बात किया जाए तो कितने अमीनो अम्ल चाहिए? 20 अमीनो एसिड चाहिए। अब ये जो 20 अमीनो एसिड है, क्या हम लोग जो खाद्य पदार्थ खाते पीते हैं क्या उसी से प्राप्त होती है? नहीं, जो हम लोग खाते हैं ना उन सबसे नहीं मिलता।
ये जो 20 अमीनो एसिड है ना, वो 20 अमीनो एसिड में 10 जो ऐसे हैं जो इसेंशियल होते हैं, 10 क्या होते हैं ना, इसेंशियल, और जो 10 होते हैं ना वो नॉन इसेंशियल होते हैं। इसेंशियल कहने का मतलब ये जो 10 होता है नॉन इसेंशियल, वो हम लोग को शरीर में बनता है, क्या होता है, शरीर में बन जाता है, और ये जो है ना ये हम लोग भोजन से प्राप्त करते हैं, भोजन से प्राप्त करते हैं। नॉन इसेंशियल ये तो कोई जरूरी नहीं है, नॉन इसेंशियल अर्थात जो शरीर में बन ही जाएगा खुद ब खुद, तो क्या जरूरी है उसको हम लोग को किसी पदार्थ से लेना, किसी खाने पीने वाली चीज से लेना, नहीं। और ये जो अमीनो एसिड 10 हम लोग जो इसेंशियल पढ़ रहे हैं वो भोजन से प्राप्त करते हैं, जो किसी हर हाल में हम लोग को लेना होगा, अगर नहीं लोगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। चलिए अब थोड़ा सा आगे हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ना वीडियो लंबा हो रहा होगा, तो ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहेंगे, यहीं तक हम लोग बात करेंगे पार्ट 1 में। आगे जो इससे रिलेटेड होगा हम लोग पार्ट 2 में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए